Hello students, welcome to the world of Mentara 1.0। ये सीरीज़ है न्यू एनसीईआरटी की। इसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी, जिसके 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। 3 चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ हम लोगों ने थीम ए कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें वो 3 चैप्टर्स थे। वो ज्योग्राफी से डील कर रहा था। आज हम चल रहे हैं थीम बी पर, जो कि है हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। और इसका पहला चैप्टर है हमारा टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बुक का चैप्टर 4। ठीक, तो चलिए। History is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है, ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, है ना। आज की सोसाइटी और कल की, मतलब जो बीता हुआ कल है, उसकी सोसाइटी के बीच में एक ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है। ठीक, हम अपने प्रेजेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं पास्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक, पास्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो अपने प्रेजेंट को हम अच्छे से, केवल तभी हम अपने प्रेजेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ये कहना है E.H. कार का। अब इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन से डील किया जा रहा है, तो क्वेश्चन है कि हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम, कैसे हम हिस्टोरिकल टाइम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कैसे बहुत सारे सोर्सेज हमें हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, एंड हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव, और कैसे अर्ली ह्यूमन, जो पहले के लोग थे, वो कैसे रहते थे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं कि हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, कैसे हम अपने पास्ट के बारे में सीखते हैं, कैसे हम उसके बारे में याद करते हैं, कैसे सीखते हैं। देखो, थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट? डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? दोज मेमोरीज टुगेदर आर अ पार्ट ऑफ योर पास्ट, मे बी गोइंग 5 to 6 years बैक। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सोचो इसके बारे में कि हाँ, आप कौन सी सबसे पुरानी मेमोरी कलेक्ट कर सकते हो, रिकलेक्ट कर सकते हो। उस टाइम पे आप कितने बड़े थे। वो सारी मेमोरीज़ जो है ना, वो सारी मेमोरीज़ आपके पास्ट का पार्ट है। मे बी 5 से 6 साल पुरानी होगी, बिकॉज ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो बच्चों के लिए है, तो 5 to 6 year बैक ही उनका पास्ट होगा। ठीक, हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे आप सोच सकते हो कि पास्ट आपको प्रेजेंट समझने में हेल्प करेगा। ठीक, टू थिंक अबाउट इट। You will discover in science that the earth has a very long history, of which we humans occupy only a tiny part, the most recent one. साइंस में ये पढ़ेंगे कि जो हिस्ट्री है ना, अर्थ की हिस्ट्री है, वो बहुत ही पुरानी है। एक अर्थ की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जिसमें जो ह्यूमंस हैं वो एक टाइनी पार्ट है, मोस्ट रिसेंट वन, बहुत ही पीछे का, बहुत जल्दी का है ये, इसके पीछे बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारी। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो अर्थ बना ना, ये 4.54 बिलियन ईयर्स एगो बना। ठीक, ये जो आसमानी कलर का है ना, ये बिलियन ईयर्स में है। तो 4.54 जो है, ये बिलियन ईयर्स एगो है जब हमारी अर्थ बनी। उसके बाद फर्स्ट सेल आती है यहाँ पे इस वाले टाइम में। फिर यहाँ पे 2.33 बिलियन ईयर्स एगो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनती है। फिर यहाँ पे 1 बिलियन ईयर एगो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया बनता है। ठीक है, फिर स्पॉन्ज एंड फंगाई यहाँ आएंगे। फिर यहाँ 700 मिलियन में, अब आ जाते हैं मिलियन में, कोरल्स आएंगे। फिर यहाँ पे देखें तो 500 और 300 के बीच में यहाँ फिश, वर्टेब्रेट्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, शार्क, ये सारे आते हैं। फिर यहाँ 300 मिलियन से लेके 100 मिलियन के बीच में रेप्टाइल्स, डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स, फ्लावर्स एंड बीज, ये सारे आएंगे। ह्यूमंस की बात करें तो ये रहा ईयर्स में आते हैं, मिलियंस में, मतलब ये हो गया मिलियन तक, 100 मिलियन तक की। अब आते हैं यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 10 मिलियन, है ना। तो 10 मिलियन ईयर्स एगो कौन आया, प्राइमेट्स आए। फिर 1 लाख कह लो या 1 मिलियन कह लो, तब फायर आया। फिर यहाँ पे
सॉरी 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 सॉरी, ये 10 मिलियन हो गया, ये 1 मिलियन हो गया, है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख साल पहले फायर आया यहाँ। 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस ह्यूमंस, ह्यूमंस का बाद 3 लाख साल पहले आए, और 6500 साल पहले हमारी राइटिंग आई। ठीक, तो देखो ह्यूमन हिस्ट्री में जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो कितने रिसेंट बने, वो तो 3 लाख साल पहले आए हैं, और हमारी अर्थ शुरू हुई है 4.54 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. बहुत सारे लोग जो है वो अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। कुछ उसमें से होते हैं जो ट्रेंड होते हैं अर्थ की सरफेस के अंदर जो सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स पड़े हुए हैं, उनको अनकवर करने में, उनको बाहर निकालने में ट्रेंड होते हैं वो, और वो हेल्प करते हैं हमें पास्ट को समझने में, पास्ट को पढ़ने में। चाहे वो किसी का पास्ट हो या हमारा पास्ट हो। ठीक, जैसे यहाँ वर्ड्स दिए हैं, जियोलॉजिस्ट, पैलिएंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जियोलॉजिस्ट को। जियोलॉजिस्ट कौन होता है? स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, सीज, ओशंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ये जो जियोलॉजिस्ट होता है ये क्या पढ़ता है? ये पढ़ता है अर्थ के फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जैसे सॉइल हो गया, स्टोन हो गए, माउंटेन्स, रिवर, सीज, ओशंस, इन सबको जो पढ़ता है वो होता है जियोलॉजिस्ट। ठीक, फिर पैलिएंटोलॉजिस्ट। पैलिएंटोलॉजिस्ट कौन होता है? स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। ठीक, तो यहाँ पे जो पैलिएंटोलॉजिस्ट होता है ये प्लांट, एनिमल, ह्यूमन के रिमेन्स को पढ़ते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पड़े रह गए इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? ये जैसे प्लांट, एनिमल के जो फुटप्रिंट हो गए या उनके पार्ट हो गए जो कि रॉक में या सॉइल की लेयर के अंदर दबे रह गए, वो फॉसिल्स उनको कहते हैं। तो उनको जो पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजिस्ट। ठीक, फिर आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी को एंड कल्चर को फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। ये ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर को स्टडी करता है। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट study the past by digging up remains that people, plants and animals left behind, such as tools, pots, beads, figurines, toys, uh, bones and teeth of animals and humans, burnt grains, parts of houses और bricks among others। जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो क्या स्टडी करता है? वो स्टडी करता है जो पीपल है, प्लांट है, एनिमल है, इन्होंने जो पीछे छोड़ दिया है सामान, जो भी चीज़ें पीछे छोड़ दी गई हैं, पीछे छोड़ दी है और ज़मीन के अंदर दबी पड़ी हुई हैं, उनको बाहर निकाल के फिर उसको स्टडी करता है। कैसी चीज़ें? जैसे टूल्स हो गई, पॉट्स हो गए, बीड्स हो गए, कोई भी फिगराइन हो गया, कोई पिक्चर, कोई स्टैचू, स्कल्पचर कह लो, है ना, टॉय, बोन, या फिर एनिमल या ह्यूमन के टीथ हो गए, या फिर जो ग्रेन्स हैं उनके बर्न्ड पार्ट हो गए, या फिर ब्रिक्स, इन सब चीज़ों को जो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं तो उनको निकाल के स्टडी करता है कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं पास्ट को पढ़ने में। हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन पास्ट? कैसे हम टाइम को मेज़र करते हैं पास्ट में या हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं? चलो, each society and culture has had its own ways of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the start of a ruler's reign have often marked the beginning of a new era. क्या कह रहे हैं कि हर एक सोसाइटी और कल्चर जो है उसका अपना तरीका होता है टाइम को मेज़र करने का। जैसे कोई मेजर इवेंट हो गया, जैसे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का जन्म हो गया या फिर किसी रूलर का रेन स्टार्ट हो गया, तो उसको कह देते हैं कि ये एक नए एरा की बिगनिंग है। एरा मतलब नए पीरियड की, डिस्टिंक्ट पीरियड की बिगनिंग है ना, कोई अलग टाइम की बिगनिंग है ये। ठीक, जैसे एट प्रेजेंट द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। साइड बाई साइड हिंदू, मुस्लिम, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ होता है।
वर्ल्ड वाइड कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ होता है। इसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, जो जूइज़ लोग हैं, है ना, चाइनीज़, इनका सबका अलग अलग कैलेंडर भी है जो कि अपने उनके फेस्टिवल्स और अदर जो ऑस्पिशियस इवेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हमारा है अभी जो वर्ल्ड में यूज़ होता है, जिसमें 12 महीने हैं, 365 दिन है, एक लीप ईयर है जो हर 4 साल में आता है ना। जैसे सेंचुरी ईयर करें तो सेंचुरी ईयर, सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं, सिर्फ वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते हैं जो 400 के मल्टीपल हैं। जैसे यहाँ पे 1800, 1900, 2000, ये 3 दिए हुए, 3 में से सिर्फ 2000 जो है वो लीप ईयर है बस। ठीक, तो एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक, फिर देखें, इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज़ जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर. Years are counted forward from this point and used to marked with AD, an abbreviation for a Latin phrase that refers to the year after Jesus' birth. However, this is now called the Common Era or CE across the world. For example, 1947, the year India gained independence, can be written as 1947 AD, sometime AD 1947 और 1947 CE. देखो, वेस्ट में जो कन्वेंशनल ईयर है जीसस क्राइस्ट बर्थडे का, है ना, जो माना जाता है कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, उसी को इस ग्रिगोरियन कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। ठीक है, फिर जो इस पॉइंट से जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे के जो ईयर्स है, उनके फॉरवर्ड ईयर्स जो हैं उनको काउंट किया गया है एडी में, उनके आगे एडी लगाया गया है। जैसे मान लो हमने कहा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल बाद, तो वो 10 एडी हो जाएगा जैसे। ठीक है, फिर एडी लगाया गया, एडी जो है वो ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ, वही चीज़ जो भी बताया मैंने कि जैसे कहा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के इतने साल बाद अगर बोल रहे हो तो वहाँ एडी लगेगा। ठीक है, और अब इसमें कॉमन एरा लगाने लग गए, एडी ने लगा के कॉमन एरा लगा देते हैं, मतलब सीई लगा देते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा 1947 जिस साल इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो अगर इसको लिखना है तो इसको 1947 एडी लिखेंगे, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1947 साल बाद हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, है ना। या इसको अब 1947 CE लिख देते हैं। फिर similarly, the year before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC or before Christ. They are now called before Common Era और BC. जैसे उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पीछे का जो टाइम है उसको काउंट करने के लिए क्या करते हैं, BC लगा देते हैं। ठीक, या फिर अब यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा लगाने लग गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 560 BC is an approximate year of the birth of Gautam Buddha, whom we met in chapter 7. Can you calculate how many years ago that was? देखो यहाँ पे क्या है, 560 BCE, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 560 साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम कहें कि आज से कितना टाइम हुआ है ये, मतलब कैलकुलेट करें कि कितने साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ, तो देखो जैसे हमने कहा कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। ठीक, ये हमारा पहला ईयर है, फर्स्ट CE। ठीक है, एक सेकेंड सही से बताते हैं। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये कहा हमने कि ये है हमारा फर्स्ट CE, क्योंकि जिस साल बुद्धा का बोल रहे हैं, जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसको बोला गया कि ये पहला CE है। ठीक है, इसके बाद इधर आते गए, यहाँ हो गया हमारा आज 2026 CE। ठीक है, अब इसके इधर जो आएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट BCE। एक सेकेंड, मेरा मार्कर थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो। ये है हमारा फर्स्ट BCE। ठीक है, समझ जाओ। फिर इसके पीछे यहाँ तक आए और ये हुआ 560 BCE, बुद्धा का जन्म। ठीक, अब ये जो टाइमलाइन है, ये जो गैप है, ये कितना है, तो देखो ये गैप कितना है, यहाँ से हम 560 आए,
उसके बाद ज़ीरो नहीं है, यहाँ बीच में ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये गैप 1 का आया बीच में ना, मतलब कहने का है कि अगर हमको BC और BCE और CE के बीच का गैप निकालना है तो हम करेंगे ये 2026 प्लस 560 और -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो डिजिट नहीं है, मतलब ज़ीरो ईयर कोई नहीं है, इसलिए हम इसको -1 करेंगे। ठीक है, तब हमें पता चल जाएगा कि कितने साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ। वही चीज़ यहाँ पे इसके अंदर दी गई है। तो कैलकुलेट कर ले कितना हो जाएगा, ये हो गया 2086 -1 मतलब 2085। 2085 साल पहले बुद्धा का जन्म इनके हिसाब से अप्रॉक्सीमेट हुआ था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ टाइमलाइन, see figure 4.3 on page number 62 and 63 is a convenient tool to mark such events, as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. Note that the dotted portion mark the skipped period, otherwise this timeline would have to be almost 3 meters long. देखो यहाँ पे फिगर 4.3 जो 2 पेज में बना हुआ है, ये देखो 3 लाख BCE से शुरू है। 3 लाख BCE होमोसेपियंस आते हैं, है ना, ह्यूमंस आते हैं। तो 3 लाख BCE से आया और यहाँ शुरू, यहाँ ख़त्म हुआ। ये कौन सा एज है, ये है टाइम हमारा 40,000 BCE। यहाँ पे हमें पहली रॉक आर्ट मिली। इसके बीच का अगर ये जो है ना डॉटेड बनाया, अगर डॉटेड ना बनाते तो ये जो टाइमलाइन है ना ये पूरी 3 मीटर तक की जाती, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डॉटेड बना दिया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स सिर्फ दिखाए हैं बस कि 3 लाख BCE होमोसेपियंस आते हैं, फिर 40,000 BCE में हमको पहला रॉक आर्ट मिलता है। ठीक है, रॉक आर्ट के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। फिर ये बीच में आइस एज आता है, 14,000 BCE आइस एज चल रहा होता है। यहाँ पे 12,000 BCE में आइस एज का आइस एज ख़त्म होता है, और उसके बाद 10,000 BCE और 8,000 BCE। 8,000 BCE में हमको एग्रीकल्चर दिखता है कि यहाँ पे सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर शुरू हुआ। पहला सेटलमेंट दिखेगा, एग्रीकल्चर शुरू होगा। ठीक, 8,000 BCE में फर्स्ट सेटलमेंट आता है, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। 6,000 BCE पोट्री टेक्नोलॉजी आती है सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 4,000 BCE उसके पहले देखें तो यहाँ पे 4,000 BCE के पहले मेसोपोटामिया में फर्स्ट सिटीज़ हमको वर्ल्ड की दिखेंगी, है ना। वो 4,000 BCE, 4,000 और 6,000 BCE के बीच में आएगा। फिर 4,000 और 6,000 BCE के बीच में यहाँ लगभग 4500 के आसपास कह लो कि यहाँ पे कॉपर मेटलर्जी शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2000 BCE के पहले मतलब 2300-2400 BCE में यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन दिखेगी हमको। फिर यहाँ पे देखें तो ये बर्थ ऑफ जीसस है, मतलब ये 1 CE वाला टाइम है, 1 CE है। उसके पहले यहाँ पे आसपास ही यहीं बुद्धा आएंगे, बुद्धा के बाद अशोक आएंगे, और यहाँ 2000 CE में हम हैं। ठीक, ये पूरी टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है। अगर वो डॉटेड पोर्शन ना बनाते ना तो ये बहुत लंबी जाती, 3 मीटर तक की जाती, इसलिए उसको डॉटेड कर दिया। जैसे यहाँ देखें तो जीसस का बर्थ ये रहा 560 BCE में, बुद्धा आए 2000 CE में हम हैं, एंड दिस इज़ आर फ्यूचर, दिस इज़ आर पास्ट। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurred before that of Jesus. ठीक, तो टाइमलाइन से हम ये भी समझ सकते हैं ऑर्डर, इवेंट का ऑर्डर, कि क्या चीज़ पहले हुआ क्या चीज़ बाद में हुआ, बिना डेट देखे, है ना। जैसे डेट ना भी पता हो और डेट हम ना भी देखें फिर भी हम टाइमलाइन से ये बता सकते हैं कि जैसे इसमें देखें कि बुद्धा का जन्म पहले हुआ है, जीसस क्राइस्ट का जन्म बाद में हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम बता सकते हैं टाइमलाइन से। Along with a year and a decade, a period of 10 years, we often use other terms to understand longer durations of time. Two of these are quite commonly used when learning about history. देखो, ईयर और डिकेड का मतलब है 10 साल का पीरियड। इसके साथ साथ हम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 यहाँ पे कॉमनली हिस्ट्री में यूज़ होते हैं। जैसे कि पहला टर्म है हमारा सेंचुरी। ठीक है, इट इज़
any period of 100 years. In history, specific centuries are counted every 100 years, starting from the first CE. For instance, we are currently in 21st century CE, which runs from 2001 to 2100. ठीक है, तो पहला टर्म क्या है? सेंचुरी, मतलब 100 साल का पीरियड। ठीक है, हिस्ट्री में स्पेसिफिक सेंचुरीज काउंट होती है एवरी 100 ईयर, जो कि फर्स्ट सीई से शुरू है। जैसे हम कह रहे हैं कि अभी जो चल रही है वो 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी है मतलब ये कब से कब तक रहेगी? ये 2001 से शुरू हुई है और 2100 तक की चलेगी। ठीक है, 21st सेंचुरी है। वैसे ही centuries BCE are counted beginning from the year first BCE या 1 BCE and keep going back in time. For example, the 3rd century BCE would include the year 300 BCE to 201 BCE. तो अब अगर BCE सेंचुरी हमें काउंट करनी है तो हम बैकवर्ड जाएंगे, 1 BCE से जाएंगे, 1 BCE से पीछे। जैसे हमने कहा 1 BCE से लेके 100 BCE तक की, ये है हमारी फर्स्ट सेंचुरी, ये हमारी फर्स्ट सेंचुरी BCE है ना। वैसे ही फिर 101 से लेके 200 तक की, ये है हमारी सेकेंड सेंचुरी BCE। 201 से लेके 300 BCE तक की हमारी थर्ड सेंचुरी BCE है। जैसे हमने कहा 7th सेंचुरी BCE, तो 7th सेंचुरी BCE कहाँ से कहाँ तक होगी? 601 से लेके 700 BCE तक की। ठीक, लेकिन अगर हम 7th सेंचुरी AD की बात करें तो 7th सेंचुरी AD क्या होगी? 7th सेंचुरी AD क्या होगी? 701 से लेके 800 AD। ठीक, तो ये डिफरेंस समझिए। ठीक है, फिर दूसरा टर्म आता है मिलीनियम। इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर। इन हिस्ट्री, स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द ईयर CE 1 CE. For instance, we are currently in the third millennium CE, which began in 2001 CE and will go up to 3000 CE. वैसे ही दूसरा वर्ड क्या है? मिलीनियम, जो 1000 साल का पीरियड होता है। हिस्ट्री में स्पेसिफिक सेंचुरीज को हम हर 1000 साल भी काउंट करते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? फर्स्ट सेंचुरी CE से, है ना। फर्स्ट सेंचुरी नहीं, सॉरी, 1 CE से। तो अभी हम थर्ड मिलेनियम में हैं, जो शुरू हुआ 2001 से लेके और चलेगा 3000 तक की। ठीक, एज विद सेंचुरीज, मिलेनियम BCE आर ऑल्सो काउंटेड बिगिनिंग फ्रॉम 1 BCE and go forward backward. So the first millennium BC would include the year 1 BCE to 1000 BCE. जैसे सेंचुरी काउंट कर रहे थे उल्टा, वैसे ही इसको भी, मिलेनियम को भी उल्टा काउंट करेंगे BCE में, है ना। जो कि जैसे फर्स्ट मिलेनियम BCE हमको काउंट करना है तो हम 1 BCE से लेके 1000 BCE तक की काउंट करेंगे। ठीक है, do you know how calendars have been traditionally made in India? Many Indian calendars rely on the position of the sun and the moon to define the months of the year. A Panchang is a book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data. For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse, time for sunrise and sunset, etc. Panchang Panchangs is still widely used in India, often also give weather prediction for the year, dates and timing of festivals and more. तो क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर्स ट्रेडिशनली इंडिया में कैसे यूज़ होते थे या कैसे बनते थे? ठीक है, बहुत सारे इंडियन कैलेंडर्स जो हैं वो सन और मून की पोजीशन पे रिलाई करते हैं मंथ को डिफ़ाइन करने के लिए, ईयर के महीनों को डिफ़ाइन करने के लिए सन और मून के सूरज और चांद की पोजीशन पे रिलाई करते हैं। जैसे एक पंचांग जो है वो एक बुक है टेबल्स की, जिसमें जो है हर मंथ के डेज लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, जैसे कि यहाँ पर सोलर लूनर इक्लिप्स हो गया, सनराइज़ सनसेट की टाइमिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है पंचांग।
मंथ के डेज तो देता ही है, उसकी लिस्ट तो है ही है, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देता है। पंचांग देखिए आज भी यूज़ होता है इंडिया में। ये वेदर प्रोडिक्शन करता है ईयर के लिए, डेट्स, टाइमिंग फेस्टिवल्स की बताता है ना, ये सारी चीज़ों में पंचांग यूज़ होता है आज भी। अब आते हैं और देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि can you collect information about at least 3 generation of your family on your mother's and father's side, create a family tree with your parents, grandparents and great grandparents, find out their names, what they did for a living and where they were born, also write the sources from where you got this information। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने मदर और फादर साइड के 3 जनरेशन की फैमिली का डेटा क्या कलेक्ट कर सकते हैं। एक फैमिली ट्री बनाओ जिसमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बनाना है, उनका नेम, वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे एंड वेयर दे, मतलब व्हाट दे डिड फॉर लिविंग, क्या करते थे और कहाँ उनका जन्म हुआ है, ये सारे इन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बनाओ कि ऑक्यूपेशन का, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, ये वो सोर्स, आप वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है उसका सोर्स भी बताना है। तो ऐसे करके एक फैमिली ट्री बनानी है। How did you find details about your family's past? Did you rely on things like photographs, diary, ID cards or memories from your parents and relatives? तो अगर आप फैमिली ट्री बनाते हैं तो फैमिली के पास्ट के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलती है। तो आप चीज़ों पर रिलाई करते हैं, जैसे कि चीज़ें कैसी, जैसे फ़ोटोग्राफ्स हो गई या फिर डायरी हो गई या आईडी कार्ड हो गया या फिर पेरेंट्स या रिलेटिव्स के जो जो उनकी मेमोरी है, जो उन्होंने बातें बताई, उस पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक, तो दीज आर द सोर्सेज। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर tells a story and is like a piece in a jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. The objects that you see around your house convey something of the history of your family. Similarly, you can put together historical events through a variety of sources. But keep in mind that in the case of history, quite a few pieces of the puzzles may remain missing. देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो ना, वो एक स्टोरी बोलता है, स्टोरी कहता है। वो जैसे कि वो किसी जिक्सो पजल का एक पीस है, जिक्सो पजल में एक पीस है। ठीक, तो जैसे कि आपके जो घर के आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके घर की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। ठीक, वैसे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स को साथ में रख के हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम साथ में लाते हैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज़ करके, है ना। बहुत सारे सोर्सेज को हम देखेंगे, उसके थ्रू फिर हम हिस्टोरिकल इवेंट को साथ में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री के केस में ये चीज़ माइंड में रखना ज़रूरी होता है कि हो सकता है कि पज़ल के कुछ पीसेस जो है ना वो मिसिंग हो, कोई इन्फॉर्मेशन हमें ना पता हो। ठीक है, ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यू डू नॉट नीड to remember them all now. Uh, we will use some of them as we go along. When historians study, say, a king or queen of 15 years ago, an ancient monument, a war, or some items of trade, they take great care of. They take great care to gather information from as many sources as they can find and consult. Sometimes the sources confirm each other, the jigsaw puzzle match. At other times, sources may give contradictory information. The jigsaw puzzle don't match. In which case, they need to decide which source they can trust more. That is how they try to recreate the history of the period they are studying. देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, कि मतलब यहाँ पे क्या क्या हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे कि ओरल सोर्स में जेनियोलॉजिकल या फोकलोर हो गया,
फिर लिटरेरी सोर्सेज में इंडियन लिटरेचर, जैसे यहाँ वेदास, इतिहास, पोएम, प्लेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, है ना। फिर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज या साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गए, फॉरेन अकाउंट्स, ट्रैवल लॉग्स, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, आर्टिस्टिक सोर्सेज, पेंटिंग, स्कल्पचर, पैनल्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिसमें इंस्क्रिप्शंस आ गए, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट, कॉइन, स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, माउंट्स, है ना, एक्सक्लवेशंस, ह्यूमन एनिमल प्लांट रिमेन्स, टूल वेपन, है ना, फिगराइन ऑर्नामेंट, पोट्री, टॉयज, हैबिटेशन एंड बरियल्स। मतलब इन सब चीज़ों को पढ़ के एक दूसरे में कनेक्ट बिठा के फिर हिस्ट्री को पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बोला गया कि मान लो कोई हिस्टोरियन है, वो किसी किंग के या क्वीन के 1500 साल पहले कोई किंग या क्वीन था उसके बारे में पढ़ रहा है, या किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ रहा है, वॉर या किसी भी ट्रेड के आइटम के बारे में अगर वो पढ़ रहा है, तो वो देखेगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेगा। ठीक, और फिर उसको कंसल्ट करेगा। कभी कभी होता है कि सोर्सेज एक दूसरे को कंफर्म कर देते हैं, मतलब जिक्सॉ पजल जो है ना, वो मैच कर जाता है, जिक्सॉ पीसेस मैच कर जाते हैं। कभी कभी सोर्सेज जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अब ये इस केस में जो वो हिस्टोरियंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस सोर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाए। ठीक, और ऐसे वो फिर हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, जिस टाइम को वो पढ़ रहे हैं उस टाइम की हिस्ट्री को वो रिक्रिएट करते हैं। Who contribute to all these sources of history? Historians themselves, but also archaeologists, epigraphists who study ancient inscriptions, anthropologists who study human societies and their culture, experts in literature and language, and some more. In addition, in the last 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. For example, studies of ancient climates, chemical studies of excavated materials, and the studies of the genetics of ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual sources. And when historians study recent history, which usually means the last 2 to 3 centuries, another source is newspaper. For the last few decades, electronic media, television or internet can also be consulted. ठीक है, who contribute to all these sources of history? जो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो हिस्टोरियंस तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सोसाइटी और कल्चर को पढ़ते हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट होते हैं, और भी बहुत सारे लोग। ठीक, ये सारे सोर्सेज के लिए ये सारे सोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखें, अगर हम लास्ट 50 सालों में देखें तो साइंटिफिक स्टडी कंट्रीब्यूट कर रही है पास्ट के रिकन्स्ट्रक्शन में। ठीक है, जैसे कि हम एंशियंट क्लाइमेट की स्टडी करें, या जो एक्सकैवेटेड मटेरियल है उसकी केमिकल स्टडी करें, या फिर जो एंशियंट पीपल है इनके जेनेटिक्स की स्टडी करें। ये सारे कर सकते हैं अब, जिससे कि हमें जो हमारे यूजुअल सोर्सेज हैं उनको हेल्प मिल रही है, उनको एक सप्लीमेंट प्रोवाइड कराता है, एक फ्रेश इंसाइट देता है ये। ठीक है, उसको हाँ, सप्लीमेंट मतलब उसको एक आ, उसको हेल्प करता है, बस ये समझ लो। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें। एंड अगर हम हिस्टोरियंस जो है वो रिसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब 2 से 3 सेंचुरी बैक की हिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर भी एक सोर्स बन जाता है। अगर कुछ डिकेड्स पहले की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंसल्ट किया जा सकता है। तो ये जो सारे टर्म्स मैंने बोले ना, ये सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज़ हो गई। तो ये सारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के। नाउ, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। Modern humans, Homo sapiens, have walked the planet for about 3 lakh years. This appears to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth's history. Let us have a quick look at our early history. ओके, जो होमो सेपियंस हैं, मॉडर्न ह्यूमंस हैं,
ये 3 लाख साल से जो हमारा प्लानट है उस पर चल रहे हैं, ठीक, चलते हुए आ रहे हैं। देखें तो ये 3 लाख साल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अर्थ की हिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है ये, बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है ये। अभी हमने देखा था, है ना, कि 4.5 बिलियन ईयर से वो हमारा अर्थ शुरू हुआ और उसके बाद 3 लाख साल पहले ह्यूमंस आए। तो अर्थ की हिस्ट्री का बहुत ही छोटा पार्ट है ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक, तो अब देखते हैं अपने अर्ली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Early humans faced many challenges from nature and lived in bands or groups to help each other. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunter and gatherers. This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. Our early ancestors had also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे ना, वो उनको नेचर से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। वो ग्रुप्स में रहते थे, बैंड में या ग्रुप्स में रहते थे, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। वो कॉन्स्टेंटली शेल्टर एंड फूड को ढूंढा करते थे, है ना। मेनली वो क्या थे, हंटर गैदरर थे। मतलब क्या, या तो वो हंटिंग पे रिलाई कर रहे थे, या फिर वो प्लांट्स को, जो एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स हैं, उसको कलेक्ट कर रहे थे। मतलब हंटिंग और गैदरिंग पे वो हंट किसको कर रहे थे, एनिमल्स को, और दूसरा गैदर क्या कर रहे थे, तो एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स अपने सर्वाइवल के लिए गैदर कर रहे थे। ठीक, तो इसलिए उनको हंटर गैदरर बोला गया। जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे, वो कुछ नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी उनके कुछ बिलीव्स थे, और आफ्टर लाइफ में भी वो बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ मतलब डेथ के बाद लाइफ होती है, इस पे भी वो बिलीव करते थे, कुछ नोशंस थे उनके। These groups lived in temporary camps, rock shelter or caves, and communicated with each other using language that are now lost. They used fire and started making objects that made their lives easier, like improved stone axes and blades, arrowheads, and other tools. Aspects of their life are visible in rock paintings found in hundreds of caves all over the world. Some of those paintings depict simple figures or a few symbols. Others are more detailed and represent scenes with animals or humans. In times, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendant made of animal teeth, and sometimes exchange them with other groups. तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये टेम्पररी कैंप में, रॉक शेल्टर में, केव्स में रहा करते थे। ठीक है, एंड ये जिस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे ना, वो लैंग्वेज आज विलुप्त हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। वो लैंग्वेज हम लोगों को नहीं पता कि किस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है, इन्होंने फायर का यूज़ करना शुरू किया, जिससे इन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू किए। ठीक, जब फायर के बारे में इन्हें पता चला ना, आग के बारे में पता चला, तो ये ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किए, जिससे इनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई। जैसे कि इन्होंने स्टोन के एक्सेस बनाए, इम्प्रूव्ड स्टोन के एक्सेस एंड ब्लेड्स बनाए, एरो हेड्स बनाए, और भी टूल्स बनाए। ठीक है, इनके जो लाइफ के एस्पेक्ट है, लाइफ के बारे में हमें पता चलता है रॉक पेंटिंग से। रॉक पेंटिंग में इनकी लाइफ के बारे में दिखता है। रॉक पेंटिंग्स जो हमको बहुत सारी केव्स में मिली हैं वर्ल्ड में। ठीक, कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो सिंपल फिगर्स को दिखाती हैं, कुछ सिम्बल्स दिखाती हैं, लेकिन कुछ पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। उसमें सीन्स हैं, एनिमल्स के साथ में, ह्यूमंस के साथ में पूरा सीन दिया हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाने सीख लिए। ऑर्नामेंट्स किस चीज़ के, जैसे कि उन्होंने स्टोन एंड सेल के बीट्स बनाए, पेंडेंट बनाए एनिमल टीथ से, है ना, और कभी कभी उसको एक्सचेंज भी करते थे दूसरे ग्रुप के साथ में। फिर फर्स्ट क्रॉप। Over long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain time, it was very cold and much of the Earth was covered with ice. This is called an ice age, as you will learn in greater detail in science. Later, when the climate warmed up, this ice partly melted and the resulting waters swelled the existing rivers and eventually drained into the ocean. The
Last ice age lasted from over 1 lakh year ago to around 12,000 years ago. तो बहुत टाइम तक जो अर्थ का क्लाइमेट है ना वो चेंज होता रहा। सर्टेन टाइम में जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, है ना। ज़्यादातर पूरी अर्थ जो थी ना वो आइस से कवर थी, जिसको कि आइस एज कहा गया। इसके बारे में साइंस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ। जब गर्म होना शुरू हुआ तो जो आइस थी वो मेल्ट होना शुरू हुई, है ना, जिससे जो एग्जिस्टिंग रिवर्स थी उसमें पानी भरना शुरू हुआ एंड फिर वो जाके ओशन में गिरा, ठीक। जो लास्ट आइस एज आया वो 1 लाख साल से 12,000 साल पहले का था, ठीक है। मतलब 1 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा लास्ट आइस एज का था। Afterwards, living conditions improved and humans in many parts of the world, they started settling down and cultivating cereals and grains. They also domesticated animals such as cattle, goat, etc. With more food available, these communities grew in size and number and often settled down near rivers. This was not only because of the availability of water but also because the soil would be more fertile there. It made the process of growing crops easier. इसके बाद क्या हुआ, जब आइस एज ख़त्म हुआ ना तो जो लिविंग कंडीशंस थी वो लोगों के लिए वो इम्प्रूव हो गई, है ना। बहुत सारे पार्ट में, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में लोगों ने सेटल करना शुरू कर दिया, सीरियल्स एंड ग्रेन्स का कल्टीवेशन शुरू कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। एनिमल्स जैसे कैटल, गोट, इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, ठीक है। फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ी तो कम्युनिटीज़ जो हैं वो नंबर में, साइज़ में भी बढ़ी, है ना। इन्होंने रिवर्स के पास सेटल डाउन किया। क्यों? सिर्फ वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं, वहाँ पर सॉइल भी फर्टाइल था, इस वजह से लोग रिवर के पास सेटल डाउन हो रहे थे, ठीक है। एंड जिससे जो क्रॉप को ग्रो करने का प्रोसेस था वो भी ईजियर हो गया। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी है तो यहाँ पे देखो ये कम्युनिटी क्या क्या काम कर रही है, एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी में कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो, एज कम्युनिटीज ग्रू so did their social complexity. Leaders or chieftains were responsible for the well-being of the people, and everyone collectively worked towards the community's welfare. For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sowed and harvested. तो जैसे जैसे कम्युनिटीज़ बढ़ी, ग्रू हुई, वैसे वैसे उनके सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लीडर्स या चीफटेन्स जो होते हैं वो लोगों की वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, है ना। वो लोगों की भलाई के बारे में सोचने लग जाते हैं। सब साथ में काम करते हैं कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, है ना। कम्युनिटी की हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग के लिए सब साथ में काम करते हैं। वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ओनरशिप का होता ही नहीं है कि हाँ ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। जो भी है वो कलेक्टिवली होगी, पूरी कम्युनिटी की होगी और साथ में उसको सो किया जाएगा और हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक, ठीक है। एट टाइम वेंट बाई, hamlets grew into sizable villages that exchanged goods, mostly food, clothing, and tools. Slowly, networks of communications and exchange were established among those villages, and some of them grew into small towns. New technologies appeared, for for example, pottery for making pots and other clay objects, and the use of metal, copper first, iron later, which helped make durable tools, objects of daily use, and ornaments. जैसे जैसे टाइम जाता गया, जो हेमलेट्स थे, हेमलेट्स मतलब स्मॉल सेटलमेंट या फिर स्मॉल विलेज, वो साइजेबल विलेज में ग्रो हो जाते हैं, वो साइजेबल विलेज बन जाते हैं, जो कि गुड्स को एक्सचेंज करने लग जाते हैं। गुड्स जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ, टूल, इन सारी चीज़ों को एक दूसरे गांव में वो एक्सचेंज करने लग जाते हैं। स्लोली क्या होता है कि
कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बन जाता है, एक्सचेंज का एक नेटवर्क इन गाँव के बीच में, इन विलेजेस के बीच में बन जाता है। और ये जो स्मॉल विलेज, कुछ इसमें से जो विलेज थे वो स्मॉल टाउन में डेवलप हो जाएंगे, वो स्मॉल टाउन में ग्रो कर जाएंगे। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। टेक्नोलॉजीज़ कैसी, जैसे पोट्री मेकिंग की आ गई, जिससे पॉट बन रहा है, अदर क्ले के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, या फिर मेटल्स का यूज़ शुरू हो गया। पहले कॉपर का यूज़, फिर आयरन का यूज़, ये सारा शुरू हो गया, जिससे कि ये फिर ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने लग गए, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलने वाले ऑब्जेक्ट्स बनाने लग गए, टूल्स बनाने लग गए, डेली यूज़ के ऑर्नामेंट्स बनाने, डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, we will see in chapter 6 how this stage prepared for the emergence of what is called civilization. For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. At some critical times, humanity could have almost disappeared, as some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. देखो, चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि ये जो स्टेज है ना, ये कैसे प्रिपेयर हो रहा है सिविलाइजेशन के इमर्जेंस के लिए। ठीक है, जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके इमर्जेंस के लिए ये स्टेज कैसे प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है याद रखना कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं, जो हमारा अर्ली प्रोग्रेस है ह्यूमैनिटी का, वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। ठीक है, कुछ टाइम में ऐसा हुआ कि जो ह्यूमैनिटी है ना, वो पूरा डिसअपेयर हो, ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गई थी। जैसे कि हमारे अर्लियर स्पीसीज, जैसे डायनासोर डिसअपेयर हो गए ना, वैसे ही और भी स्पीसीज है जो डिसअपेयर हो गई, वैसे ह्यूमंस भी डिसअपेयर, ह्यूमैनिटी भी डिसअपेयर हो जाती। हम नहीं, कभी नहीं जान सकते कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उनका क्या करेज और क्या परसिस्टेंस था, जिसकी वजह से आज हमारी एग्जिस्टेंस है इस धरती पर, है ना। वरना आज हम भी विलुप्त हो चुके होते, लेकिन ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनका करेज और परसिस्टेंस ही है जो आज हमको इस धरती पर जीवित रखे हुए हैं, है ना। आज हमारा एग्जिस्टेंस है इस धरती पर। बिफोर वी मूव ऑन, we have explored some ways to learn more about our past. The concept of a timeline help us understand the sequence of historical events at different times. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ वेज पढ़े कि हम पास्ट के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, उनके तरीके पढ़े। टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन का कंसेप्ट हमें हेल्प करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स के सीक्वेंस को समझने में। ठीक, फिर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने के डिफरेंट वेज है, जैसे ईयर हो गया, डिकेड, सेंचुरी, मिलीनियम। फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी बहुत सारे हैं, ये हेल्प करते हैं रिकन्स्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट करने में हिस्टोरिकल इवेंट्स को। फिर वी हैव ऑल्सो हैड अ brief look into the life of early human and how human society grew more complex in time. फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ लुक भी देखा किसका, अर्ली ह्यूमंस की लाइफ के बारे में, और कैसे सोसाइटी ग्रो करती है और कैसे और वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है टाइम के साथ साथ, वो भी हमने थोड़ा सा पढ़ा इस चैप्टर में। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एंड ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 कुछ तो कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा है, बुरा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।